हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहां पे आपको एक ही इस लेक्चर में सारे जितने भी मूवमेंट है, इंपॉर्टेंट जितने भी लिटरेरी मूवमेंट आए थे, ऑलमोस्ट 30 के आसपास जो मूवमेंट है आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। तो आपको सिर्फ करना इतना है, ये जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट है इनसे कौन कौन से ऑथर एसोसिएट करते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में 2-3 आते हैं। तो आप अच्छे से जितने भी मूवमेंट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, तो उनसे कौन कौन से ऑथर एसोसिएट करते हैं ये आपको याद करने हैं। तो ऑलमोस्ट 30 के आसपास मूवमेंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में मूवमेंट आया था, जैसे कि यूनिवर्सिटी बिट्स है, इससे क्वेश्चन आ चुका है पहले, इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटी बिट्स नहीं है। तो यूनिवर्सिटी बिट्स ये ऑक्सब्रिज जो राइटर है वो भी माने जाते हैं, क्योंकि ये राइटर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आए हैं। ये कौन कौन से ऑथर हैं इसमें? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हैं। क्रिस्टोफर मार्लो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है इसमें, क्रिस्टोफर मार्लो। उसके बाद रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैस, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे। जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील, ये ऑक्सफोर्ड से थे। इनमें से कौन सा एक राइटर ऐसा है, एक स्कॉलर ऐसा है जो यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करता, बट इनकी राइटिंग स्टाइल की वजह से इनको इस मूवमेंट में, इस यूनिवर्सिटी बिट्स में इंक्लूड किया गया है, वो है थॉमस किड, जो स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये 7 नाम आपको याद रखने हैं। 3 कलर से याद रखो, 3 थॉमस से, थॉमस नैस, थॉमस किड, थॉमस लॉज, 3 कलर से। रॉबर्ट ग्रीन हरे से, और इसके बाद है जॉर्ज पील पीले से, और एक है, एक और कौन सा रह गया? रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैस, जॉन लिली, लिली लाल से। ऐसे आप नाम याद रख सकते हैं। और 3 थॉमस हो गए, 3 कलर के नाम पे है, एक क्रिस्टोफर मार्लो है, राइट। उसके बाद आते हैं कैविलियर पोएट्स। ये जो कैविलियर पोएट्स हैं, ये 17th सेंचुरी का एक ग्रुप है, और ये सपोर्ट करते थे किसको? चार्ल्स फर्स्ट को। चार्ल्स फर्स्ट को काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे ये, और इन्हीं के नाम पे कैविलियर, इसको कैरोल बोला जाता है चार्ल्स को, ठीक है। तो इसके नाम पे ही इनका नाम पड़ा था कैविलियर पोएट्स। बट इनकी इंसल्ट के लिए ये टर्म दी है इनको, कि ये सपोर्ट करते थे, सोल्जर वाली ड्रेस पहनते थे, बट ये लड़ने के लिए नहीं जाते थे, कोर्टियर थे ये, और वहां पे वो पोएट्री लिखने का काम करते थे, इसलिए इनको कैविलियर पोएट्स बोला जाता है। इनमें रॉबर्ट हैरिक है, रिचर्ड लवलेस है, थॉमस कैरू, जॉन सकलिंग। जॉन सकलिंग इज फेमस फॉर ही इन्वेंट एक्रीबेस कार्ड गेम, कार्ड ताश का जो गेम होता है वो इन्वेंट किया है जॉन सकलिंग ने। और इसमें ये कोर्टियर नहीं था, स्पेशली रॉबर्ट हैरिक इनमें से कोर्टियर नहीं था, इसके राइटिंग स्टाइल की वजह से इसको कैविलियर पोएट्स में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद अगला है मेटाफिजिकल पोएट। ये मेटाफिजिकल पोएट वाली जो टर्म दी है, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दी है। सबसे पहले इस वर्ड को कॉइन किया है ड्रूमंड ने, विलियम ड्रूमंड ने ये मेटाफिजिकल जो है वर्ड बनाया है। और मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट, ये ग्रुप किसने बनाया, किसने सबसे पहले बोला कि ये लोग मेटाफिजिकल पोएट है? ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने बोला। और सबसे पहले अप्लाई किसने किया, ये सबसे पहले यूज की है ये टर्म जॉन ड्राइडन ने। ड्राइडन ने कोटेशन लिखी है, डन अफेक्ट मेटाफिजिक्स, तो यहाँ पे वो यूज की है उसने। और द मेटाफिजिकल पोएट्स के नाम से एसे लिखा है टीएस इलियट ने। तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे बन गए, चारों आपको याद करने हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं जो मेटाफिजिकल पोएट हैं? जॉन डन, हेनरी बोकहम, एंड्रयू मार्वल, जॉन क्लीवलैंड, अब्राहम काउले, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रेसा, ये आते हैं इसमें मेटाफिजिकल पोएट में। उसके बाद अगला मूवमेंट है स्ट्रम एंड ड्रंग। स्ट्रम ड्रंग जो मूवमेंट है ये जर्मनी में आया था, और इसी ने इंस्पायर किया था इंग्लिश रोमांटिसिज्म को। इंग्लिश वाला जो हमारा रोमांटिक मूवमेंट है, रोमांटिक जो एज है, वो इंस्पायर्ड है स्ट्रम एंड ड्रंग इस मूवमेंट से। इसमें इंपॉर्टेंट जो ऑथर हैं, जॉन वुल्फगंग वॉन गोथे, फ्रेडरिक स्किलर, और जॉर्ज हैमन, फ्रेडरिक मैक्सिमिलियन क्लिंगर, ये 4 इससे एसोसिएट करते हैं ऑथर। उसके बाद है गोथिक फिक्शन। गोथिक फिक्शन जो है वो गोथिक हॉरर बोला जाता है इसको। 20th सेंचुरी का ये मूवमेंट है, और इसमें जो सबसे पायनियर माने जाते हैं, द कासल ऑफ ओट्रेंटो लिखा है किसने? होरेस वॉलपोल ने। ये पहला वर्क माना जाता है गोथिक नॉवल में। 1764 में लिखा है कासल ऑफ ओट्रेंटो। ये रॉबर्ट वॉलपोल का बेटा है। रॉबर्ट वॉलपोल वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, उसके बेटे थे ये, ठीक है। इसमें क्या आता है, जैसे गोथिक बुक्स, फिल्म्स, म्यूजिक,
गोथिक का मतलब होता है जिसमें घोस्ट वगैरह या हॉरर वाली चीजें दिखाई जाती है, उसको बोलते हैं गोथिक। ये कास्टल ऑफ ओट्रेंटो फर्स्ट कंसीडर किया जाता है इसमें। और इसमें और इंक्लूड जो ऑथर है, क्लेरा रीव, ये फर्स्ट वुमेन है जो जिन्होंने सबसे पहले गोथिक लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया। एन रेडक्लिफ और विलियम थॉमस बैकफोर्ड और मैथ्यू लेविस ग्रेगरी, ये लोग हैं इसमें। उसके बाद कुछ 19th सेंचुरी के नॉवलिस्ट हैं, जैसे कि मैरी शैली का फ्रैंकनस्टीन है, वॉल्टर स्कॉट है और टीए हॉफरमैन है, ये भी इसमें आते हैं, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद है द लेक पोइट। लेक पोइट जो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, रोमांटिक एज के ये राइटर हैं। इनमें 3 नाम है जो लेक पोइट के नाम से जिनको जाना जाता है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ है और सैमुअल टेलर कॉलरेज है, रॉबर्ट साउदे है। ये फर्स्ट जनरेशन वाले पोइट जो है वो लेक पोइट भी उनको बोला जाता था, क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे इंग्लैंड में। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट है द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। ये सीक्वेंस में नहीं है वैसे, आगे पीछे हो गए। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड ये मूवमेंट आया है कहाँ पे? विक्टोरियन एज में। ये पेंटर्स और पोइट दोनों थे। ये जो पोर्ट्रेट होती है, पिक्चर्स को देख के पोइट्री लिखते थे। और ये मूवमेंट फाउंड किया गया था 1848 में। कौन इसका फाउंडर है? डेजी रोसेटी। डेजी रोसेटी इसका फाउंडर है। और इसमें 7 मेंबर हैं, विलियम हंट, जेई मिलायस, डेजी रोसेटी, विलियम रोसेटी, जेम्स कॉलिंसन, एफजी स्टीफंस और थॉमस वुलर। ये 7 लोग हैं इसमें। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, क्रिस्टिना रोसेटी इसमें नहीं है। विलियम रोसेटी और डेजी रोसेटी दोनों भाई हैं। इनकी एक बहन है क्रिस्टिना रोसेटी, वो इस मूवमेंट पे, इसमें प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड में नहीं आती है। इनकी एक मैगजीन है, उसका नाम भी आपको याद रखना है, द जर्म मैगजीन है इनकी। द जर्म 1850 में ये मैगजीन आई थी। ठीक है, इनकी प्री रैफेलाइट की मैगजीन है ये। उसके बाद अगला मूवमेंट है ट्रांसीडेंटलिज्म। अमेरिकन मूवमेंट है ट्रांसीडेंटलिज्म। 1820s और 1830s में एमर्ज हुआ था इंग्लैंड में। A core belief is the inherent goodness of people and nature, and while society and its institution have corrupted by the purity and individual, people are at their best when truly self-reliant है। ये सबसे बड़ा फीचर है इनका, सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट। अब इस ट्रांसीडेंटलिज्म में कौन कौन आते हैं? ट्रांसीडेंटलिज्म जो क्लब डिजाइन किया गया था, वो किसने किया था? R.W. एमरसन ने। राल्फ वॉल्डो एमरसन ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है इसमें। और इसके अलावा कुछ और है। इनकी मैगजीन का नाम है डायल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका जो जर्नल है वो डायल है। और इसमें दूसरे जो राइटर है, R.W. एमरसन, फ्रेडरिक हेनरी हैस और A.B. एलकॉट, ओरेस्टिस ब्राउनसन, थियोडोर पार्कर, H.T. थोरू, विलियम हेनरी चैनिंग, W.H. चैनिंग और J.F. क्लार्क, क्रिस्टोफर क्रंच, मार्गरेट फुलर, एलिजाबेथ पीबडी और E.S. होपर। इसमें से इंपॉर्टेंट जो आपको याद करनी है, सबसे पहला है R.W. एमरसन, थियोडोर पार्कर, H.D. थोरू, W.H. चैनिंग और मार्गरेट फुलर और एलिजाबेथ पीबडी। ये आप याद कर लेना। ठीक है, एक इसको भी याद करना, A.B. एलकॉट को। ठीक है, बाकी चाहे थोड़ा इग्नोर कर सकते हो आप। उसके बाद मूवमेंट है लिटरेरी रियलिज्म। The realism art movement of the 19th century was a dramatic shift from the exotic and poetic romanticism। जो रोमांटिसिज्म के जो आइडियाज है, जो बिलीफ है, उनको तोड़कर ये मूवमेंट बना है। विक्टोरियन जो लिटरेचर है वो जाना जाता है स्पेशली रियलिज्म के लिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो डार्क ट्रूथ है वो दिखाया है लिटरेचर में, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस है, थॉमस हार्डी है, कि क्या कंडीशन थी विक्टोरियन एज में, तो विक्टोरियन बैकग्राउंड को दिखाया गया है, उसकी रियलिटी दिखाई है। तो ये रियलिज्म जो है वो 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप ऑफ रियलिज्म। पहला है मैजिक रियलिज्म, ए टाइप ऑफ रियलिज्म दैट ब्लर्स द लाइन बिटवीन फैंटेसी और रियलिटी के बीच में जो लाइन को ब्लर करता है उसको बोलते हैं मैजिकल रियलिज्म। इसको बेस्ट एग्जांपल जो है इसका 100 Years of Solitude बाय गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस। फादर ऑफ रियलिज्म भी बोला जाता है गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस को। और मोस्ट फेमस एक इंडियन ऑथर भी है सलमान रश्दी, मैजिकल रियलिज्म के लिए जाने जाते हैं। इनकी एक बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, जिनके लिए इनको मैन बुकर अवार्ड भी मिला है। और दूसरे ऑथर एसोसिएट करते हैं गुंटर ग्रास, और एक है ये मिलान कंट्रलिन ग्लुंथर, ये है। तो ये 4 नाम आप इसमें याद रखना मैजिक रियलिज्म में। उसके बाद आता है सोशल रियलिज्म। सोशल रियलिज्म फोकस करता है ऑन द लाइफ एंड लिविंग कंडीशन पे, लाइफ और लिविंग कंडीशन पे ऑफ द वर्किंग क्लास ऑफ पुअर पीपल, स्पेशली वर्किंग क्लास पे। तो इसमें जो मेन ऑथर है विक्टर हुगो ने इसको फाउंड किया है।
ये सोशल नॉवेलिस्ट थे सबसे इंपॉर्टेंट, तो इनका एक नाम आप याद रखना। उसके बाद आता है किचन सिंक रियलिज्म। किचन सिंक रियलिज्म एसोसिएट होता है, इसमें भी यंग वर्किंग क्लास जो है, यंग वर्किंग क्लास ब्रिटिश मैन हु स्पेंड देयर फ्री टाइम ड्रिंकिंग इन पब, जो ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं, उनके बारे में है ये मूवमेंट। और ये आया है जॉन ऑसबॉर्न का एक प्ले है लुक बैक इन एंगर, थॉट एज द फर्स्ट ऑफ जॉनरा। इस जॉनरा में फर्स्ट वर्क जो है लुक बैक इन एंगर माना जाता है जॉन ऑसबॉर्न का। और इसमें और कौन कौन से हैं, जो किचन स्कूल ऑफ किचन सिंक ड्रामा बोलते हैं, किचन सिंक स्कूल भी इसको बोलते हैं। तो ये सबसे पहले टर्म यूज की है डेविड सिल्वेस्टर ने टू डिस्क्राइब द पेंटर्स हु डिपिक्टेड सोशल रियलिस्ट टाइप सीन ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, जिन्होंने पेंटिंग के थ्रू डोमेस्टिक लाइफ को दिखाने की कोशिश की है। इसमें दूसरे ऑथर एसोसिएट करते हैं आर्नोल्ड वेस्कर और सेलिक डेनिली। रूम ऑफ द टॉप इसका बेस्ट एक और एग्जांपल है जॉन ब्रेन का, ये भी ऑथर आते हैं इसमें। और इसके अलावा हाँ, इसी में एक इससे जो बिल्कुल सिमिलर है, ये जो किचन सिंक ड्रामा है इससे रिलेट करता है एंग्री यंग मैन, ये भी यहीं से निकला है एंग्री यंग मैन। और ये भी टर्म कहां से आई है, जॉन ऑसबॉर्न का प्ले है लुक बैक इन एंगर, ठीक है, एंग्री यंग मैन। इट वाज ए ग्रुप ऑफ mostly working and middle class British playwrights and novelists who became prominent in 1950s. The group leading figure include the John Osborne and Kingsley Amis. Other जो दूसरे और लोग एसोसिएट करते हैं इसे जॉन ब्रेन, एलन सिलेटॉय, जॉन वेन, ये तो है ही। इसके अलावा और भी काफी सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। किंग्सले एमिस है, जॉन आर्डन है, और जॉन ब्रेन है, उसके बाद बिल हॉपकिंस, डोरिस लेसिंग, आयरिस मुर्डॉक, जॉन ऑसबॉर्न, हैरोल्ड पिंटर, एलन सिलिटॉय, डेविड स्टोरे और जॉन वेन, आर्नोल्ड वेस्कर, ये दोबारा आ गया आर्नोल्ड वेस्कर, कॉलिन विल्सन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, तो आप अच्छे से इन ऑथर को याद रखिए। ये एसोसिएट करते हैं एंग्री यंग मैन या किचन सिंक ड्रामा से। उसके बाद है सोशल रियलिज्म, फोर्थ जो टाइप है सोशल रियलिज्म। ये एक टाइप का रियलिज्म है जिसको क्रिएट किया है जोसेफ स्टैलिन एंड अडॉप्टेड बाय कम्युनिस्ट ने सबसे ज्यादा इसको अडॉप्ट किया है। सोशलिस्ट रियलिज्म ग्लोरीफाई द स्ट्रगल ऑफ द प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट मतलब जो पुअर क्लास वर्ग है। सीमेंट बाय द फ्योडोर ग्लेडोव is a socialist realist novel about the struggle of reconstructing the Soviet Union after the Russian Revolution. ये रशियन मूवमेंट है, सोवियत जो सोशलिस्ट रियलिज्म है, इसने क्रिएट किया है जोसेफ स्टैलिन, ये एक लीडर था बहुत बड़ा। उसके बाद है इसमें आते हैं मैक्सिम गोर्की, निकोले ओस्ट्रोवस्की और एक मिखाइल सोलोखोव। ये तीन नाम याद कर लेना, बाकी तीन छोड़ देना लास्ट वाले। उसके बाद फिफ्थ टाइप है इसमें रियलिज्म में नेचुरलिज्म, एन एक्सट्रीम फ्रॉम द रियलिज्म इन्फ्लुएंस्ड बाय द चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से काफी इन्फ्लुएंस है, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से। नेचुरलिज्म फाउंडेड बाय एमाइल जोला, एमाइल जोला ने इसको फाउंड किया है। और इनका एक वर्क भी है नेचुरलिज्म इन थिएटर, फ्रेंच ऑथर हैं ये। एक्सप्लोर द बिलीफ दैट साइंस कैन एक्सप्लेन ऑल सोशल एंड एनवायरमेंटल फिनोमेना, ए रोज फॉर एमिली, ये एक वर्क है विलियम फॉकनर का जो एग्जांपल है नेचुरलिज्म का। तो ये बिलीफ ऐसा मानते हैं कि जो लाइफ है या जो भी वर्ल्ड चल रहा है ये एक नेचर के एक फोर्स से चल रहा है, इस तरह के बिलीफ को मानते हैं नेचुरलिज्म वाले। ये साइंस को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसमें कौन कौन से और एग्जांपल है, स्टीफन क्रेन है बेस्ट एग्जांपल इसका, फ्रैंक नॉरिस है, जैक लंडन, हेनरी एडम्स, थियोडोर ड्राइजर और अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये आते हैं इसमें नेचुरलिज्म में। उसके बाद है साइकोलॉजिकल रियलिज्म, जो सिक्स टाइप है रियलिज्म का, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल रियलिज्म इज अचीव्ड विद डीप एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेंटल स्टेट ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर की मेंटल स्टेट को एक्सप्लेन करता है, यूजुअली थ्रू नैरेटिव मोड सच एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्लैशबैक, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल रियलिज्म। जैसे कि अब इसको थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं, ए टाइप ऑफ कैरेक्टर ड्राइवन फोकसिंग ऑन द मोटिवेट देम टू मेक सर्टेन डिसीजन एंड व्हाई। साइकोलॉजिकल रियलिज्म समटाइम यूजेस कैरेक्टर्स टू एक्सप्लोर कमेंट्री ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। देखो कई बार क्या होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम करते हैं लेकिन बाद में उनका रिग्रेट करना पड़ता है, पछतावा करना पड़ता है, इस तरह की जो लिटरेचर में आते हैं उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल रियलिज्म। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है इसमें क्राइम एंड पनिशमेंट।
क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखा है? फ्योडोर दोस्तोवस्की ने। इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या करता है, एक आदमी को मार देता है, किल ए मैन एंड टेक हिज मनी, और उसका जितना भी पैसा होता है वो ले लेता है अपनी पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए, बट फील्स इमेंस गिल्ट, बहुत ज्यादा लास्ट में उसको गिल्ट फील होता है, ठीक है, ये करने के बाद। ऐसा जब किसी भी लिटरेचर में होता है तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल रियलिज्म। इसमें और कौन कौन आते हैं? द ब्रदर्स कारामाजोव वर्क है, और क्राइम एंड पनिशमेंट इसके बेस्ट एग्जांपल है, फ्योडोर दोस्तोवस्की के। दूसरे ऑथर इससे एसोसिएट करते हैं हेनरी जेम्स, पैट्रिक मैकगार्थ, आर्थर मिलर, एडिथ वॉर्टन। ये अमेरिकन मूवमेंट है, ये अमेरिकन ऑथर है सारे, तो ये बेस्ट ऑथर है जो एसोसिएट करते हैं साइकोलॉजिकल रियलिज्म से, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एडगर एलन पोए, जेम्स मैरिल और पॉल वर्लिट, बस ये तीन नाम याद रखना। बाकी तो बाद में जो मॉडर्न और विक्टोरियन राइटर हैं वो भी आते हैं सिंबोलिज्म में, जैसे कि विलियम बटलर यीट्स इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये भी सिंबोलिज्म में आते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बेस्ट एग्जांपल जिन्होंने पॉपुलर किया है इसको, वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस, दो इंग्लिश राइटर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाले इस डिवाइस को यूज किया है। और ये पहले देखो किसने सबसे पहले इसको टर्म को कॉइन किया है। वैसे तो इसमें काफी कंफ्यूजन है, कोई कहीं पे बोल रहा है डेनियल ओलिवर ने कॉइन किया है, कोई अलेक्जेंडर बेन को बोल रहा है, लेकिन जो एनटीए ने जो राइट इसका आंसर दिया है वो है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने एक वर्क लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसमें इस टर्म को कॉइन आउट किया गया है, ऐसा एनटीए ने बोला है। एनटीए ने सही किया है, तो आपको यही याद करना है, विलियम जेम्स ने ये टर्म दी है, ठीक है। और मे सिंक्लेयर ने यूज किया है, सबसे पहले इस टर्म को अप्लाई किया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को। और उसके बाद हाँ, इन्होंने डिस्कस किया है, डोरोथी रिचर्डसन के वर्क को डिस्कस किया है, उसमें सबसे पहले अप्लाई किया है। पॉइंटेड रूफ इज द फर्स्ट वर्क रिचर्डसन सीरीज, रिचर्डसन की सीरीज है डोरोथी रिचर्डसन की, उसमें पॉइंटेड रूफ पहला वर्क है जो माना जाता है कि जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज किया है। और इसके बाद जो दूसरे ऑथर एसोसिएट करते हैं, मार्शल प्राउस्ट, जेम्स जॉयस मैं पहले बता चुका हूं, और एक वर्जीनिया वुल्फ और एक डीआर डोरोथी रिचर्डसन, ये चार ऑथर आपको अच्छे से याद करने हैं इसमें। उसके बाद है इमेजिज्म पोएट्री, ये जो इमेजिस्ट मूवमेंट है ये एसोसिएट करता है टीई ह्यूम से। टीई ह्यूम बहुत बड़ा नाम है इनका, एजरा पाउंड और टीई ह्यूम। क्वेश्चन इनसे ही पहले पूछा गया है, और तो ऑप्शन में टीई ह्यूम दिया गया था और एजरा पाउंड दिया गया था। इसके अलावा इसमें एचडी और रिचर्डसन एल्टिंगटन है, एचडी का मतलब मैंने नीचे लिखा है, हिल्डा डोलिटल है इसमें, ठीक है, हिल्डा डोलिटल, एमी लोवेल, फोर्ड मोडेक्स फोर्ड, विलियम कैरोल्स विलियम्स और टीई ह्यूम, एफएस फ्लिंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टीई ह्यूम और एजरा पाउंड, ठीक है, एजरा पाउंड, ये याद रखना। दो जो ऑथर एसोसिएट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है ये इमेजिस मूवमेंट में। उसके बाद है द लॉस्ट जनरेशन, ये टर्म एट्रीब्यूट की है गर्ट्रेड स्टेन ने। गर्ट्रेड स्टेन ने टर्म को कॉइन आउट किया है और पॉपुलराइज किया है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इन एपिग्राफ ऑफ हिज नॉवेल द सन आल्सो राइजेस। इसमें लॉस्ट जनरेशन से आता है ये, और इसका एक वर्क और है ए मूवेबल फिस्ट, ठीक है, ये दो वर्क है लॉस्ट जनरेशन वाले। और कौन कौन से और दूसरे ऑथर एसोसिएट करते हैं इसे, एफ स्कॉट फिट्जरल्ड, अर्नेस्ट हेमिंगवे, एजरा पाउंड, वोल्डो पायस और जॉन डॉस। ये पहले तीन नाम याद कर लेना, एफ स्कॉट फिट्जरल्ड, अर्नेस्ट हेमिंगवे, एजरा पाउंड, ये तीनों आते हैं इसमें। और एक तो है ही ऊपर गर्ट्रूड स्टेन जिसने टर्म को कॉइन आउट किया है। उसके बाद हर्लम रेनेसा, इसको छोड़ दो, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन ये किसके बारे में है, ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, ये कल्चरल रिवाइवल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजिक, डांस, आर्ट, फैशन, लिटरेचर, थिएटर, पॉलिटिक्स एंड स्कॉलरशिप सेंटर्ड इन हार्लम, न्यूयॉर्क में है, ये जगह का नाम है ये। और इसमें इसको बोला जाता है न्यू निग्रो मूवमेंट, क्योंकि ये जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं उनके लिए आया था ये हार्लम रेनेसा, ठीक है। बाद में इसको नाम दिया है एलेन लॉक ने इसको नाम दिया न्यू निग्रो मूवमेंट। नेक्स्ट है उसके बाद सरेलिज्म। सरेलिज्म वाज कॉइन्ड बाय एंड्रे ब्रिटन, ये लीडर है, लेकिन टर्म को कॉइन आउट किया है ग्लियम अपोलिनियर ने।
इंपॉर्टेंट है ग्लूम अपोलिनियर, इसको टर्म को कॉइन आउट किया है, दूसरे कुछ राइटर एसोसिएट करते हैं इससे, दूसरे छोड़ दो, कुछ और याद मत करना, सिर्फ ये टर्म याद कर लेना किसने दी है। सररियलिज्म के लिए फेमस कौन है? एंड्रे ब्रिटन, जो लीडर माना जाता है, टर्म कॉइन आउट की है ग्लूम अपोलिनियर ने। उसके बाद नेक्स्ट है सदर्न अग्रेरियंस, ये सदर्न अग्रेरियन में कुछ न्यू क्रिटिक्स आते हैं, वेंटरबिल्ट ग्रुप है ये, वेंटरबिल्ट यूनिवर्सिटी से ये क्रिटिक आते हैं, जैसे रैनसम इसमें और आरपी बैरन है। इसके अलावा इनको इनकी जो मैगजीन है वो फ्यूजिटिव मैगजीन है, जैसी रैनसम वाज देयर अनऑफिशियल लीडर, दो आरपी बैरन बिकेम देयर मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर, द मेंबर ओवरलैप विद द फ्यूजिटिव, ये इनकी मैगजीन का नाम है फ्यूजिटिव। इसमें है डोनाल्ड डेविडसन और जेजी फ्लेचर, एच बी किनले, जेसी रैनसम, एलन टेट और एक है डोनाल्ड वेड। ये है 5-6 से, लेकिन याद रखना इसको, डोनाल्ड डेविडसन को और जेसी फ्लेचर को, जेसी रैनसम, एलन टेट, ये लोग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इनमें। उसके बाद है एब्सर्ड फिक्शन, एब्सर्ड थिएटर की हम बात करें तो एब्सर्ड थिएटर है जिसमें बिना किसी लॉजिक की बात की जाती है, मीनिंगलेस होता है जो भी होता है, ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती किसी को, तो एक तरह से एग्जिस्टेंशियलिज्म से ही रिलेट करता है ये मूवमेंट भी, एब्सर्डिटी। ये एब्सर्डिटी जो है ये कॉइन की है मार्टिन एस्लिन ने, नहीं हाँ मार्टिन एस्लिन ही, मार्टिन एस्लिन का एक वर्क है द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, उसमें ये टर्म आई है। तो उसमें कौन कौन से सबसे ज्यादा ऑथर इंपॉर्टेंट है? पहले सबसे पहले जो मेंशन किए गए हैं, इसने मार्टिन एस्लिन ने एल्बर्ट कैम्यू को, सैमुअल बेकेट को, यूजीन लेनेस्को को और आर्थर एडामो, एक नाम और लिख लो, नहीं लिखा यहाँ पे, आर्थर एडामो, एक ये है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें। उसके बाद शामिल किया गया था सैमुअल बेकेट को भी, एल्बर्ट कैम्यू भी मोस्ट फेमस है, द मिथ ऑफ सिसिफस और द आउटसाइडर इसके बेस्ट एग्जांपल है। ये गाओ जिंगजैन एक चाइनीज राइटर है इसमें, ठीक है, और एक फ्रेंच काफका है, जर्मन राइटर, और एक है ये शायद रशियन है या जर्मन है, जीन पॉल सार्ट्री, ये भी है इसके अंदर। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना इनके नाम कि कौन सा राइटर कौन से इस मूवमेंट से एसोसिएट करते हैं। उसके बाद है ब्लैक माउंटेन पोएट्स, ये छोड़ दो, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हंग्रिएस्ट पोएट, ये इंडियन ऑथर है कुछ, लिटरेरी पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में ये मूवमेंट आया था ड्यूरिंग 1960s to 65, 1961 से 65 तक रहा है ये। इसमें है शक्ति चट्टोपाध्याय, मलय रॉय चौधरी, विनोय मजुमदार, सामिर रॉय चौधरी, बेबी रॉय, संदीपन चट्टोपाध्याय और सबिमल बासक, ये है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया पहले इनसे, तो आप इसको एक बार पढ़ के अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद बीट पोएट, ये इंपॉर्टेंट है, बीट पोएट पहले क्वेश्चन आया है यहाँ से। इसमें ऑथर है जैक केरवाक, एलन जिन्सबर्ग और विलियम एस बरोक्स और केन कैसे और ग्रेगरी कोर्सो, ये चार हैं, इसमें 4-5 याद कर लेना, लेकिन ये टर्म जैक केरवाक ने दी है बीट जनरेशन वाली, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कन्फेशनल पोएट्री, पोएट्री दैट ब्रिटली एक्सप्लोर द सेल्फ एज ए पार्ट ऑफ एस्थेटिक ऑफ द ब्यूटी एंड पावर ऑफ ह्यूमन फ्रेलिटी, जो एक्सपोज करती है, ठीक है, एस्थेटिक एज सेल्फ। इसमें है रॉबर्ट लवेल, सिल्विया प्लेथ और एलिका ओस्ट्रीकर। कन्फेशनल पोएट्री के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है सिल्विया प्लेथ, जो टेड ह्यूज की वाइफ थी, सुसाइड कर लिया था इन्होंने। उसके बाद है डाडाइज्म, ये डाडा जो मूवमेंट है ये यूरोपियन एक अवेंट गार्डे मूवमेंट है 20th सेंचुरी का, और इसमें ये स्विट्जरलैंड में आया था सबसे पहले। इसमें जो ऑथर है इसको देखो एक बार पढ़ लो एक बार, डेवलप इन रिएक्शन टू द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के रिएक्शन में आया है। डाटा मूवमेंट कंसिस्ट ऑफ आर्टिस्ट हु रिजेक्टेड लॉजिक, रीजन एंड एस्थेटिसिज्म, यानी कि जो ब्यूटीफुल चीजें हैं ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी की उनको रिजेक्ट करती है ये, इंस्टेड एक्सप्रेसिंग नॉनसेंस, इरेशनैलिटी एंड एंटी बुर्जुआजीज प्रोटेस्ट इन देयर वर्क्स, ठीक है, इस तरह की चीजों को एक्सप्रेस किया जाता है इसमें। और इसमें जो राइटर एसोसिएट क्या करते हैं, इसमें राइटर मैंने लिखे नहीं है, चलो मैं कमेंट में डाल दूंगा इसे, जो राइटर एसोसिएट करते हैं। उसके बाद है लॉस्ट जनरेशन, लॉस्ट जनरेशन ये गर्ट्रूड स्टेन की टर्म है, पॉपुलराइज्ड बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे।
अर्नेस्ट हेमिंग, ये पहले आ तो चुका है, अभी किया था हमने ये, चलो दोबारा आ गया ये। उसके बाद है द मूवमेंट, इसको स्टार मार्क कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द मूवमेंट 1950s में आया था, एंटी रोमांटिक और रैशनल राइटर है इसमें, यानी कि एंटी रोमांटिक जो एज है उसके अगेंस्ट में है, ये पसंद नहीं करते थे द मूवमेंट वाले रोमांटिसिज्म को। इसमें है किंग्सले एमिस, फिलिप लार्किन, डोनाल्ड डेवी, डीजे एनराइट, जॉन वेन, एलिजाबेथ जैनिंग और रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, सिर्फ राइटर का पूछा गया है, कौन से राइटर एसोसिएट करते हैं द मूवमेंट से, ठीक है। 1950s में आया था ये मूवमेंट। उसके बाद है प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, ये ऑलरेडी आ चुका है, सबसे पहले डिस्कस किया था। देन उसके बाद है नियो एरिस्टोटेलिनिज्म। नियो एरिस्टोटेलिनिज्म में आते हैं वो क्रिटिक जो एरिस्टोटल के जो कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि स्टोरी, प्लॉट, उनके उनके अंदर जो डिस्टिंग्विश किया गया है उन पे ज्यादा एम्फेसिस करते थे ये वाले राइटर, इसलिए इनको बोला जाता है नियो एरिस्टोटेलियन। इसमें है आर एस क्रेन, एल्डर ओल्सन और रिचर्ड मैकन, वेंसी बोथ, ये 4 ऑथर है मोस्ट इंपोर्टेंट, और इनको बोला जाता है शिकागो क्रिटिक। शिकागो क्रिटिक भी इनको बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है स्पेस्मोडिक पोएट, इनकी जो पोएट्री है वो डील करती है साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से। तो इसमें है डब्ल्यू ई एटाउन, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका टर्म को कॉइन आउट किया है, और इसमें और जो दूसरे ऑथर हैं ये वाले हैं फिलिप पीजे बेली, रिचर्ड आर एच हॉर्न, सिडनी डॉबल, अलेक्जेंडर स्मिथ, इसको छोड़ दो, और जे डब्ल्यू मास्टन और एवेंजर जोन्स, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये 5-6 नाम याद रखना है इसमें। उसके बाद आते हैं वॉर पोएट, जो वॉर पोएट है स्पेशली, वैसे तो वॉर पोएट बहुत सारे हैं, जैसे कि ट्रोजन वॉर हुआ है, क्रीमियन वॉर हुआ है, बहुत सारी बैटल्स हुई हैं, तो जिसके बारे में जिन राइटर्स ने लिखा है वैसे उनको वॉर पोएट्स में कंसिडर किया जाता है, बट यहाँ पे मेनली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ड्यूरिंग जो पोएट थे उनको कंसिडर किया जाता है वॉर पोएट में। और इसमें आते हैं in 2020 article for the Austin Review about American World War First poet John Allenweth Donna writes the first world war changed European literature, ऐसा इन्होंने बोला है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उन्होंने यूरोपियन लिटरेचर को पूरा चेंज कर दिया। ब्रिटिश पोइट्री स्पेशली वाज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द ट्रॉमा ऑफ ट्रेंच वॉरफेयर एंड indiscriminate massacre. The war poet constitute an imperative presence in modern British literature with significant writers such as Wilfred Owen. Most important writer है ये, इसमें war poet से belong करते हैं, war poetry से Wilfred Owen है, रॉबर्ट ग्रेव्स है, सिगफ्रीड सेसोन है, डेविड जोन्स है, इवोर ग्रोने है, रॉबर्ट ब्रूक और एडवर्ड थॉमस और इजाक रोजनबर्ग, ये इंपॉर्टेंट है वॉर पोएट में। 25 और 2-3 पहले आ चुके हैं उसमें, ये 27-28 के आसपास मूवमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं, और ऑलमोस्ट 25 मिनट का टाइम हमने लगाया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी एनटी यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए भी प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प मिलती रहेगी। इसी तरह से और भी काफी सारी वीडियो में डालता रहूंगा, क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। सो हमारे साथ जुड़े रहें, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।